नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम को लेके है। जैसे कि अभी यूके, स्वीडन और इटली जैसे देशों की तरफ से जॉइंटली टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है। अभी हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत के गस्त पर आए हुए थे और उनकी भारत यात्रा के दौरान ये उम्मीद किया जा रहा था कि वो अभी भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी अपडेट भारत की तरफ से नहीं दिया गया या फिर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन अभी तक भारत की तरफ से नहीं दिया गया और ना ही यूके की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक इशू किया गया जिसमें भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने की बात की गई है। बदले में अभी यूके भारत को अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में मदद को ऑफर कर रहा है और एक इंजन को डेवलप करने में भारत को मदद करने का ऑफर दे रहा है। लेकिन अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से पब्लिश किए गए कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शायद यूके की तरफ से अभी भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में कुछ हद तक इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में ओपनली बताया नहीं जा रहा है। और यूके की तरफ से अभी इंडियन डेवलपर्स को टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने का काम दिया जा सकता है। वैसे इसको लेके अभी तक कोई और सोर्स की तरफ से कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो आगे चल के टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए जो मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाली है या रडार की सोर्स कोड को डेवलप किया जाने वाला है या फिर ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर्स को या पायलट ट्रेनिंग जैसे फैसिलिटी को डेवलप किया जाने वाला है, उन सब फैसिलिटीज को भारत की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। अब जैसे कि टेम्पेस्ट एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, तो इसमें स्टेल्थ के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिस्टम भी मौजूद होने वाली है और ये एक हाईली नेटवर्क सेंट्रिक फाइटर जेट होने वाली है, जिस वजह से इसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान रेगुलर बेसिस पर इसकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की बात की जा रही है और हर 6 महीने के बाद इनकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की बात की गई है। अब यहाँ पर 2 तरीके की बात बताया जा रहा है। पहला ये कि या तो भारत इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हो सकता है या फिर टेम्पेस्ट के लिए डेवलप किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को भारत के कंपनीज के द्वारा डेवलप किया जाने वाला है और इसको आउटसोर्स करने की कोशिश की जा सकती है, जिसका प्रोवाइडर भारत हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी चांसेस कुछ हद तक होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हो सकता है। अगला अपडेट मरीन इंजन्स को लेकर। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ है तब से भारत की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर यूक्रेनियन फर्म जोरिया मास्पोकेट की फैसिलिटीज इस लड़ाई में नष्ट हो जाते हैं तो आगे चल के इंडियन नेवी को अपने मेजर वॉरशिप्स के लिए स्पेयर पार्ट की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमारे 30 से ज्यादा वॉरशिप्स में जोरिया मास्पोकेट की गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बाद अभी भारत की तरफ से अपनी खुद की मरीन इंजन को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। वैसे पहले से ही कावेरी इंजन के एक मरीन वर्जन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन जब इसको टेस्ट किया गया तो ये अपनी पीक पावर को अचीव नहीं कर पाया था, जिसके बाद इस प्रोग्राम को काइंड ऑफ बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी एक बार फिर से इसको शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस बार 12 मेगावाट के एक इंडिजिनस गैस टर्बाइन इंजन को डेवलप करने का फैसला किया गया। इसमें भी सेम कावेरी इंजन का ही इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन इस बार कावेरी इंजन की कोर को मॉडिफाई किया जा रहा है जो कि जीटीआरई के मुताबिक हमारी रिक्वायर्ड पावर को डिलीवर कर पाएगा। फिलहाल इसे तैयार होने में काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर भारत अपनी खुद की मरीन इंजन को यहाँ पे डेवलप कर लेता है तो एरोस्पेस सेक्टर की तरह मरीन सेक्टर में भी या शिप बिल्डिंग सेक्टर में भी हम काफी हद तक आगे निकल सकते हैं। अभी के लिए हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारी एरोस्पेस सेक्टर के मुकाबले काफी आगे चल रही है और मैक्सिमम नेवल वेसल्स की बात करें तो इंडियन नेवी के जितने भी नेवल वेसल मौजूद हैं उन सबको मैक्सिमम भारत में इंडिजिनस तरीके से बनाया गया है, लेकिन फिर भी इनमें जो इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी को बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है। अब वेस्टर्न इंजन्स के मुकाबले रिलेटिवली सस्ते पड़ने की वजह से हम लोग यूक्रेनियन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए अभी अपनी खुद की मरीन इंजन को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और फिलीपींस को लेकर। आप सब जानते हैं कि अभी फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील को फाइनल किया गया है, जिसकी डिलीवरी अभी आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर फिलीपींस को मिलना शुरू होने वाला है और अभी से ही फिलीपींस की तरफ से अपनी ब्रह्मोस रेजिमेंट को तैयार करना भी स्टार्ट कर दिया गया। इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि डीआरडीओ की तरफ से भी मनीला में होने वाली
एशियन डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इसमें डीआरडीओ की तरफ से अपनी इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को वहां पर डिस्प्ले किया गया। अब पहले से ही फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद चुकी है और आगे चल के इसके एडिशनल ऑर्डर को भी करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ऐसे कई इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट मौजूद है जिनको भारत फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना चाहता है, या फिलीपींस की जरूरत के हिसाब से भारत के पास कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिनको फिलीपींस आगे चल के खरीद सकता है। अब इस लिस्ट में पिनाका रॉकेट और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले नंबर पे आते हैं। अभी इजराइल की तरफ से भी अपनी स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को फिलीपींस को सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलीपींस की तरफ से अपनी वेस्टर्न सीबोर्ड को सुरक्षित रखने के लिए एक नई एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी फोर्स में शामिल करने का तलाश किया जा रहा है। इसके अलावा फिलीपींस की तरफ से अभी अपनी ग्राउंड फोर्सेस की आर्टिलरी रेजिमेंट में भी नए आर्टिलरी यूनिट और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी शामिल करने का फैसला कर रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से अपनी पिनाका रॉकेट को फिलीपींस को सप्लाई करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें पिनाका ईआर और पिनाका की गाइडेड वर्जन यानी कि गाइडेड पिनाका को भारत की तरफ से फिलीपींस को ऑफर किया जा रहा है। और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका होने वाला है जहां पर भारत इन 2 एडिशनल ऑर्डर को भी हासिल कर सकता है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशन में काफी हद तक सुधार आ चुका है और भारत अभी काफी हद तक यूएस ओरिजिन वेपन्स को इस्तेमाल करने लगा है और यूएस अभी इंडियन डिफेंस मार्केट में भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जिसको पहले रशिया डोमिनेट कर रहा था। लेकिन चाइनीज एग्रेशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट मजबूरन अभी भारत की तरफ शिफ्ट होने लगा है। अब अभी तक जितने भी डिफेंस डील होते हैं उसमें जब भी किसी यूएस ओरिजिन इक्विपमेंट को सिलेक्ट करने की बात की जाती है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन वेपन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर सामने आ जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कभी भी आसानी से अपनी वेपन्स की टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अभी तक यूएस के साथ जितने भी डिफेंस डील किए गए हैं, चाहे वो P-8I एयरक्राफ्ट की डील हो जाए, C-17 की डील हो जाए या अपाचे चिनॉक जैसे हेलीकॉप्टर की डील हो जाए, इन सभी डील्स को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर साइन किया गया था या डायरेक्ट मिलिट्री सेल के अंदर भारत की तरफ से खरीदा गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई भी क्लॉज ऐड नहीं किया गया था। और यूएस की तरफ से आज तक कभी भी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला नहीं किया गया। लेकिन अभी यूएस की तरफ से बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इशू सामने आ रहा था या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर की वजह से भारत के साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए यूएस राजी नहीं हो रहा था, तो उसे अभी काफी हद तक सॉल्व कर दिया जाएगा और आगे चल के यूएस भी भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाला है। इसके अलावा चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को भी यूएस की तरफ से मदद करने का वादा किया जा रहा है और एक तरफ यूएस की तरफ से भी भारत को रशियन वेपन्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो बदले में भारत को अपनी हाई एंड इक्विपमेंट को सप्लाई करने का ऑफर भी दिया जा रहा है। अगला अपडेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन को लेके। आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से अभी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आगे चल के दुश्मन की लो फ्लाइंग एरियल टारगेट जैसे कि ड्रोन्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पहले से इजराइल की तरफ से अपनी आयरन डोम सिस्टम के साथ एक लेजर सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाली है या क्लोज रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि हम एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम से जिन शॉर्ट रेंज की मिसाइल या लॉन्ग रेंज की मिसाइल को फायर करना पड़ता है, उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की होती है और अभी इसी वजह से डायरेक्ट एनर्जी वेपन को क्लोज रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन माना जा रहा है। अब डीआरडीओ की तरफ से एक तरीके से अपनी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को डेवलप तो कर लिया गया, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमें रियल यूएवीज की जरूरत पड़ने वाली है। अब नॉर्मली हमारे मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए एरियल एक्सपेंडेबल टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन को टेस्ट करने के लिए एक फिक्स्ड विंग यूएवी का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए एक RFI को इशू किया गया, जिसमें इस टेस्टिंग के दौरान जिन यूएवीज को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसमें सिलेक्टेड कंपनी को डीआरडीओ के यूएवीज को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाएगा और उसके बाद इनकी सर्विस और मेंटेनेंस को भी उन्हीं कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इन यूएवीज की जनरल लेंथ की बात करें तो ये 1 से 1.5 मीटर तक होने चाहिए और इसकी विंग स्पैन 2 से 2.5 मीटर तक होनी चाहिए, जिनको शॉर्ट रनवे यानी कि 100 मीटर से भी कम रनवे में ऑपरेट करने की काबिलियत होनी चाहिए और ये कम से कम 30 मिनट तक उड़ान भरने चाहिए। वैसे ये कोई कॉम्बैक्ट यूएवी नहीं होने वाला है और इनको बस ऐसे ही टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है।
अगला अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर है और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से ट्यूसडे को पोखरण फायरिंग रेंज में अपनी आकाश मिसाइल सिस्टम के एक टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये आकाश मिसाइल सिस्टम का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट यानी कि एनजी वर्जन था जिसे अभी टेस्ट किया गया है। आकाश एनजी की बात करें तो ये अपनी पुरानी वेरिएंट की एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसको अभी बोथ आर्मी और एयरफोर्स की फ्यूचर नीड को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है और ये हाई स्पीड सुपरसोनिक टारगेट को भी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। इन मिसाइल्स में अभी एक नई सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस वजह से अपनी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है और ये किसी भी हाई स्पीड एरियल टारगेट को 40 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट कर सकता है। इस टेस्ट के दौरान पूरी मिसाइल्स की फ्लाइट पाथ को अलग अलग रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से ट्रैक किया गया था और बताया गया कि इस दौरान जो भी पैरामीटर्स को वैलिडेट करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था उसे सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया है। अब इस मिसाइल को अभी टेस्ट करने का मेजर कारण यह था कि यह हाई स्पीड टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना मैन्यूवर कर सकता है और इस ट्रायल के दौरान देखा जा चुका है कि आकाश एनजी काफी हद तक हाई जी टर्न्स को ले सकता है और हाई स्पीड मूविंग टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है जिस दौरान इसकी स्पीड माक 1.5 से लेके माक 2.5 तक हो सकता है। अब जैसे कि एक मोबाइल सिस्टम होने वाली है तो इसे कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और आगे चल के इसको हमारी एग्जिस्टिंग आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ मिलाकर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।